कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 43 तक। 43 किसमें वर्णित है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं का मुख्य लक्ष्य था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो इन्होंने विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था की अनुच्छेदों के माध्यम से कि अगर इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा तो स्वतः एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। हम लोगों ने अनुच्छेद 43 तक देखा कि किस तरीके से उसमें ये उपबंध किए गए थे कि अगर इन्हें मूर्त रूप दे दिया जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, हम लोग आज चलते हैं उससे आगे। आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? राज्य। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कहेगा राज्य। राज्य क्या है? ये निर्देशित जो है हमारा संविधान किसे करता है? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करता, सीधे निर्देश किसको देता है? राज्य को देता है। कह रहा है राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में, भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों को, देखिए कह रहा है कि समस्त क्षेत्र के नागरिक, जो भारत के अंदर जो समस्त क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले इस पर जब बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। विवाद क्यों हुआ था? हम लोग इसके लिए एक स्पेशल क्लास चलाएंगे। अगर आप लोग कहिए तो कल चला देते हैं, और या तो कहिए कि कुछ दिन के बाद, एक दिन दो दिन के बाद, जब भी आप लोगों की इच्छा हो उस हिसाब से चला दिया जाए। चलिए ठीक है। तो ये अनुच्छेद 44 में क्या कहता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे विवाद इस पर हुआ। अगर हम देखें तो जो हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत नागरिकों को मिलने वाले अधिकार थे, अधिकांशता को दे दिया गया या उसे देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ न कुछ नियम बने, उपबंध बने, या आयोगों का गठन कर दिया गया, या उसके लिए विभागों का गठन कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत नागरिकों को अधिकार दिलाने का उपबंध किया गया था हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा, तो उसमें से ज्यादा को दे दिया गया। जैसे अभी देखिए खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन हुआ, खादी के विकास के लिए। उसी तरीके से जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा को देने का प्रयास किया गया या तो दे दिया गया राज्य के द्वारा। तो ये इस पर भी अभी विवाद हुआ कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए संपूर्ण भारत में। अपने भाषा में संपूर्ण भारत में क्या कहता है? राज्य भारत के समस्त क्षेत्र, अर्थात संपूर्ण भारत की बात कर रहा है। संपूर्ण भारत में क्या है कि सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करे राज्य। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 45। इससे आप लोग पहले से ही परिचित हैं, पिछले क्लास में इसका जिक्र हुआ था। अनुच्छेद 45 क्या था? अनुच्छेद 45 क्या था? पहले इसमें क्या वर्णन था ये हम देखते हैं। राज्य भारत के समस्त, किसकी बात कर रहा है? भारत के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे। कौन बच्चे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। देखिए अपनी भाषा में समझिए, और जब आप समझ लेंगे तो नोट से बनाइए, तो आप अपनी भाषा में बनाइए, ताकि देखने के बाद आपको उसकी व्याख्या स्वतः याद हो जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत पूछे। कह रहा है अनुच्छेद 45, राज्य क्या करे? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, पीछे अनुच्छेदों में क्या कहा था? कहा था कि राज्य अपनी विकास की सीमा के अंदर। देखिए पहले क्या था कि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से छूटे थे।
उस गुलामी की जंजीर से जब हम लोग छूटे तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं की थी कि हमारे यहाँ जो ये उपबंध अगर सबको हम लागू कर देंगे तो वो एक दुष्कर हो जाएगा, राज्य के लिए कठिन हो जाएगा। कह रहा था राज्य के लिए क्या है कि आय की सीमा के अंदर जो आपके विकास है उसकी सीमा के अंदर ही आप विकास करिए। तो अगर इसको प्रारंभ में ही दे दिया जाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको जब उपबंध बना दिया तो इसको दिया क्यों नहीं, तो अगर इसको प्रारंभ में ही देने का प्रयास किया गया होता तो राज्य के ऊपर लोड पड़ता, जिससे जो है विकास रुक जाता। तो यहाँ क्या अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई थी, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, तो कहता था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। लेकिन वहां पर यह भी उपबंध किया गया था कि आप अपने विकास की सीमा के अंदर आर्थिक संसाधनों को देखिए और अपने विकास की सीमा के अंदर कि अगर हम ये काम शुरू करते तो हम कर ले जाएंगे। तो ये कुछ समय के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर इसको हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन 2002 में कर दिया गया। और इस 2002 में क्या किया गया कि जो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 45 में जिस चीज का वर्णन किया गया था नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत, तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको ले जाके मूल अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। और उसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का बना दिया गया इसे। अब ये जो अनुच्छेद 45 में पहले से वर्णित था, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, उसको क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसे मूल अधिकार में ले जाके शामिल कर दिया गया। मूल अधिकार में जब शामिल किया गया तो उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में परिवर्तित कर दिया गया इसको, अनुच्छेद 45 को। अब यह मूल अधिकार हो गया। अब अगर राज्य नहीं देगा तो हम कहां पहुंचेंगे, बिल्कुल हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और कहेंगे कि महोदय आप हमारे अधिकार को दिलाने का प्रयत्न करिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मूल अधिकार, भाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अधिकार दिलाने के लिए सीधे आदेशित कर सकता है, राज्य को, जो सरकार है उसको सीधे आदेशित कर सकता है। तो इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमको ये मूल अधिकार के रूप में मिल गया अनुच्छेद 21 का के तहत। लेकिन ये जो परिवर्तित हुआ यहां से, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 45 में ये चीज वर्णित था, इसको उठा के कर दिया अनुच्छेद 21 में, तो इसके जगह क्या यहां किया गया, अनुच्छेद 45 में किस चीज का वर्णन किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि चलिए इसको उठा के ले जाके हम 21 का में रख दे रहे हैं। इसकी जगह आप ऐसे समझिए कि ये लाइन हटा दी गई और इस लाइन को हटाने के बाद यहां क्या प्रतिस्थापित किया गया, तो यहां प्रतिस्थापित कर दिया गया, अनुच्छेद 45 में प्रतिस्थापित किया गया प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष के बच्चों को राज्य देखभाल करेगा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 में क्या है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य देखभाल करेगा, साथ में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए 6 से 14 वर्ष वाले जो ऊपर वाले हैं, उनके लिए तो राज्य भाई व्यवस्था कर दिया कि अनुच्छेद 21 के काम है कि इनके अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करिए। ये अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया। यहां से पेपर में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कब से लागू हुआ, तो ये अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। क्या लागू हो गया, यही अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था 6 से 14 वर्ष वालों को। हम बात कर रहे थे प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अब जैसे 6 से 14 वर्ष वालों की व्यवस्था हो गई, ऊपर तक की व्यवस्था हो गई कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो गई। अब नीचे वाले जैसे 0 से 6 वालों की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी गई सरकार को, राज्य को दे दी गई कि आप इनकी भी देखभाल करिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, प्राविधान किया
नई नई नियुक्तियां की गई। नियुक्तियां कैसे की गई आप देखते होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रखी गई, या उससे जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आशा बहू, एनम, जो भी स्वास्थ्य महकमा से संबंधित है उसकी देखभाल के लिए इनको भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार से हमारे संविधान के अंतर्गत जो डीपीएसपी में वर्णित है उसको भी सरकार ने देने का पूरा प्रयत्न किया, पूरा प्रयास किया, और अगर हम देखें तो लगभग जो है सरकार दे भी चुकी है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की, देखिए दुर्बल वर्गों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, इसमें भी विशेष जनता के दुर्बल वर्गों में भी विशेष अनुसूचित जाति, विशेष रूप से किसकी बात कर रहा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। देखिए सबसे शोषित वर्ग था कौन सा, जिसका ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ था, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति था। तो इसलिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों में भी विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अर्थात एससी और एसटी, इसकी शिक्षा से संबंधित, अर्थ से संबंधित, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेष रूप से एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा, भाई शिक्षा से उसको जोड़ दिया जाएगा तो स्वतः वह विकास कर लेगा। या अर्थ संबंधित, अर्थ का मतलब आर्थिक हित, अर्थ संबंधित हितों की, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा से संबंधित, अर्थ से संबंधित हितों की विशेष सावधानी के साथ, सावधान नहीं विशेष सावधानी के साथ कह रहा है, विशेष सावधानी के साथ, विशेष सावधानी के साथ उन्नति करने का प्रयास करें, इनके विकास का प्रयास करें। किसके? एससी और एसटी वर्ग वालों के। अब देखिए ये क्या है, कहीं भी चले जाएं एससी और एसटी वर्ग की शिक्षा जहां से भी उनको प्राप्त करने की इच्छा है उनको छूट मिलती है। जो भी सरकारी विद्यालय हैं, अनुदानित विद्यालय है सरकार द्वारा, उसमें ये वर्ग वाले चले जाएं, एससी एसटी वर्ग वाले चले जाएं तो उनको शिक्षा से जो पैसा लगता है उसमें छूट मिलती है। साथ में क्या कहता है कि अर्थ संबंधित हितों की संरक्षण किया जाए। अर्थ से संबंधित तो इसमें सरकार ने प्रावधान किया कि इन्हें स्कॉलरशिप देती है, वजीफा देती है, जिसके माध्यम से इनकी शिक्षा आगे बढ़ सके या कुछ ना कुछ इन्हें जो है लाभ उसका मिल सके। या दूसरे तरीके से हम देखें कि अगर कोई सरकारी वैकेंसी है, नौकरी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जहां सामान्य वर्ग वालों के ज्यादा से ज्यादा जो है मूलधन लिया जाता है कि मतलब ये आपकी जो है जमा करना फीस कटेगी, वहीं एससी और एसटी वर्ग वाले के लिए उसमें छूट दी जाती है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से अनुच्छेद 46 के तहत जो व्यवस्था किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेष रूप से एससी और एसटी के, किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उसमें भी क्या प्रावधान है कि शिक्षा, जब भाई शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका विकास होगा। शिक्षा किस तरीके से प्राप्त की जाएगी? भाई उसके लिए धन की जरूरत होती है। तो वहां भी कह रहा है अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी के साथ, विशेष सावधानी के साथ उन्नति करने का प्रयास करें। और क्या करें? ये सामाजिक अन्याय, भाई इनका शोषण ज्यादा से ज्यादा होता था, तो सामाजिक अन्याय या अन्य प्रकार के शोषण से इनकी रक्षा करें। ये राज्य की जिम्मेदारी है, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी देखिए सरकार ने कई कानून बनाए हुए हैं कि आप अगर किसी एससी एसटी वर्ग के, दबे कुचले वर्ग के खिलाफ आप कुछ करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो सरकार उसको संरक्षण देती है। किसको संरक्षण देती है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वालों को। तो यहां पर अनुच्छेद 46 के तहत जो प्रावधान संविधान निर्माणकर्ताओं ने किया उसको सरकार ने लागू
कर दिया भाई आपको ये सुविधा मिलेगी। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 47। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है राज्य लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। देखिए, अगर आप डीपीएसपी को देखिए तो उसमें किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं है हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने, कि जहां से कहीं ऐसा लगे कि अगर ये कार्य हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन शासन सत्ता स्थापित होती या एक अच्छा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती, तो उसके हर बिंदु को छूने का प्रयास किया। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? राज्य लोगों के जीवन स्तर, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें। किसका भाई? जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें। अब क्या बचा? अगर स्वास्थ्य ही सुधार देगी, जीवन स्तर लोगों का सुधर जाएगा, तो कमी क्या रह गई? कह रहा है राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे लिख भी रहा है कि अगर जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने की बात हो रही है तो इसको सुधारने के लिए, इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और क्या करें? जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या चीज है? जैसे कोई भी मादक द्रव्य पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, तो क्या कर रहा है? राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करे, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या करे? औषधियों में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त, भाई औषधि में प्रयोग किया जाना है तो मजबूरी है भाई, कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको औषधियों में प्रयोग किया जाता है तो लोग उससे ठीक होते हैं। अगर उसका ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो राज्य क्या करे? अनुच्छेद 47 में वर्णित है कि जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करे, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह क्या करे? औषधियों में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त, भाई औषधि में अगर प्रयोग किया जाता तो कोई बात नहीं, औषधियों में अगर प्रयोग किया जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन औषधियों में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त क्या करें? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य पदार्थ या अन्य प्रकार के पदार्थ जो हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई भी मादक पदार्थ हो, कोई भी कुछ भी हो, वो उसके प्रतिबंध पर, उसको प्रतिबंधित करे, उसके सेवन पर रोक लगाए। देखिए इसमें क्या कुछ छूटा? कह रहा है जीवन स्तर भी ऊपर उठे, लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है, स्वास्थ्य सुधार का भी प्रयास करें। स्वास्थ्य सुधार के प्रयास में क्या करें कि अगर औषध में प्रयोग किए जाने के योग्य है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अन्यथा जो भी नुकसानदायक चीज है, मादक द्रव्य पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, उसके प्रतिबंधित करें, उसको लोगों को उपयोग से दूर करें, उसको प्रतिबंधित करें, भाई आप ये सेवन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ये क्या है? इसमें क्या क्या प्रबंध किए गए? कहता है अनुच्छेद 48 के तहत राज्य, सबसे पहले हम लिखते हैं राज्य क्या करे? कृषि और पशुपालन, कृषि अर्थात और पशुपालन अर्थात छोटे तबके की बात कर रहा है। भाई कृषि कौन करता है? कृषक वर्ग। पशुपालन उन्हीं से संबंधित वर्ग वाले करते हैं। तो कह रहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करे। भाई आधुनिक बनेगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती होगी तो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करें, आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करें। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करें। इसमें भी विशेष, भाई पशुपालन में भी विशेष, कृषि को आधुनिक बना दीजिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती होना प्रारंभ हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, भाई मुनाफा ज्यादा होगा। मुनाफा जब ज्यादा होगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
और हमारा देश तो भाई किसानों का देश है, गांव का देश है। हमारी आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत क्या है? खेती है। तो अगर इस खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ करवा दे राज्य, तो ज्यादा से ज्यादा उसका विकास होगा। और जब कृषकों का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। तो इन्हीं प्रयासों के तहत संविधान निर्माणकर्ताओं ने यह व्यवस्था किया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाए कि जिससे किसानों का विकास हो। और पशुपालन का भी आधुनिक और वैज्ञानिक बनाइए। इसमें भी विशेष रूप से दुधारू पशुओं का, दुधारू पशु हैं या वाहक पशु हैं। वाहक पशु, अरे भाई जो भार ढोने वाले हैं, मालवाहक, जैसे पहले नहीं होता था बैलगाड़ी, आप लोग तो देखे नहीं होंगे। अच्छा चले ठीक है। तो इसमें जो है बैलों को बांध के जो है गाड़ी खींची जाती थी, या आप जैसे देखिए घोड़ा है तो उससे भी कुछ ना कुछ कार्य करवाए जाते हैं, या गधे होते थे, हैं, लेकिन अब उनसे जो है कम कार्य करवाया जाता है। अब भाई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, क्या वैज्ञानिक तरीके से विकास हुआ, गाड़ी हो गई, तो उससे लोग माल ढोना शुरू कर दिए। पहले क्या होता था कि इन पशुओं की सहायता से ही लोग अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे, या इन पशुओं की सहायता से ही कोई भार ढोने का कार्य करते थे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये दुधारू पशुओं और वाहक पशुओं की जो नस्ल है, भाई असली बात क्या है कि अच्छी नस्ल का होना चाहिए। तो ये दुधारू पशुओं और वाहक पशुओं की नस्ल का संरक्षण करे। कौन करे? राज्य संरक्षण करे, साथ में सुधार का प्रयास करे, सुधार का प्रयास भी करे। भाई नस्ल अच्छी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका संरक्षण करिए, लेकिन उसमें भी अच्छी नस्लों को लाने का प्रयास करिए, उसको भी सुधार करने का प्रयास करिए, और इस वध को रोकने का भी प्रयास करिए। कहीं ऐसा न हो कि उन पशुओं का, चाहे दुधारू हो या वाहक पशुओं हैं, उनका जो है वध हो जाए। उनके वध को भी रोकने का आप प्रयास करिए। कौन प्रयास करे? राज्य प्रयास करे, रोकने का प्रयास करे। अनुच्छेद 48 राज्य और कृषि से संबंधित बात कर रहा है। उसमें राज्य को आदेशित कर रहा है कि जो कृषि है या पशुपालन है, इसके विशेष देखभाल की जरूरत है, इसे आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जाए। उस आधुनिक और वैज्ञानिक में क्या किया जाए कि जो दुधारू पशु हैं या वाहक पशु हैं, इनके नस्लों का संरक्षण किया जाए, अच्छी नस्लों की व्यवस्था किया जाए और उनके वध को रोका जाए। अनुच्छेद 48 आ गया, ये हो गया अनुबंध। लेकिन आपको याद होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन इसमें क्या हुआ कि इस अनुच्छेद 48 का जोड़ दिया गया। इस 48 में एक उपबंध और कर दिया गया। कौन कर दिया गया? का। भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो 39 का का, 43 का का और 48 का का जोड़ा गया था। 39 का का हम लोगों ने देख लिया था, 43 का का हम लोगों ने देख लिया था, और आज हम लोग 48 का का में भी देखते हैं कि इसमें क्या उपबंध कर दिया गया। कहता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए, किसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए? देश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए। यहां पर्यावरण की बात कर रहा है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए प्रयास करे, संरक्षण भी करे और संवर्धन भी करे। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करे, साथ में वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करे, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। आपको याद होगा कि एक घटना घटी थी। सलमान खान जो एक्टर है, फिल्म एक्टर, सभी लोग उनसे परिचित हैं, तो उन्हें भी काले हिरण ये शिकार में, और कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग थे, उनके ऊपर मुकदमा चला था। तो ये अनुच्छेद 48 का के तहत ही उनके ऊपर मुकदमा चला था। उनके तहत ये व्यवस्था किया गया कि आप जो है काले हिरण को मारे हैं, हिरण को मारे हैं, तो उसमें वन और वन्य जीवों के संरक्षण के जो रक्षा का प्रयास किया गया अनुच्छेद 48 का में,
उसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा चला था। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 में कहता है कि जो प्रत्येक स्मारक, कोई भी स्मारक हो, प्रत्येक स्मारक ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि के स्थानों को, प्रत्येक स्मारक ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने, संसद भाई देश की सर्वोच्च संस्था, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। प्रत्येक स्मारक, चाहे वो ऐतिहासिक हो या कलात्मक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है, उसकी सुरक्षा का प्रयास करें, उसकी रक्षा का प्रयास करें, सुरक्षा का प्रयत्न करें। और अनुच्छेद 50 में क्या कहता है? अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवा में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का लिए कदम उठाए। अनुच्छेद 50 है, इसमें राज्य को यह निर्देशित किया गया है, राज्य के लिए व्यवस्था बनाई गई है, राज्य की लोक सेवा में जो न्यायपालिका है और ये कार्यपालिका है, इसको पृथक करने के लिए, इसको अलग करने के लिए कदम उठाए, कदम उठाए। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 50 का मतलब बराबरी 50-50 की बात करता है। तो 50-50 में क्या है कि दो व्यक्ति हैं, उनको आधा इधर करके आधा इधर करने की बात कर रहा है समझने के लिए। तो अनुच्छेद 50 में क्या कर रहा है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाए। पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जिले पर जो है जिला कलेक्टर होते थे, उनका क्या कार्य होता था कि वो आदमी तो कार्यपालिका के होते थे, लेकिन वो अपने कोर्ट भी लगाते थे, लोगों को न्याय भी सुनाते थे। तो कभी कभी स्थितियां भयावह हो जाती थी, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था अनुच्छेदों में कि किसी को पकड़ के ले जाइए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख, नजदीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख आपको प्रस्तुत करना है, आपको याद होगा। तो अब मान लीजिए पकड़ने वाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, किसी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, भाई न्यायाधीश भी वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो यहां अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए या हमको 24 घंटे के अंदर नहीं प्रस्तुत किया जाए तो हम किससे कहने जाएंगे? जब सब कुछ पकड़ने वाला भी वही है, न्याय करने वाला भी वही है। तो कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती थी कि वह स्थिति अत्यंत परेशानी से भरपूर हो जाती थी, परेशानी से भरपूर हो गई। तो अब हम किससे कहने जाएंगे? तो इसके लिए अनुच्छेद 50 में संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि राज्य की लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोग हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। आपका काम न्याय करना है, केवल न्याय करना है, आपका काम व्यवस्था बनाना तो आपका काम केवल व्यवस्था बनाना है। इस तरीके से सुचारू ढंग से शासन सत्ता चलाने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 50 में जो है इसकी व्यवस्था कर दी गई। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित ये निदेशक तत्व है। इसके तहत यह व्यवस्था किया गया कि राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में इन आदर्शों का पालन करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है।
क्या कर सकता है? जैसे सबसे पहला इसमें उपबंध किया गया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को जो है शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में परिवर्तित किया जाए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न करें। कौन प्रयत्न करे? राज्य। हमारा विदेश नीति क्या है? हमारी विदेश नीति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, हम लोग क्या कहते हैं? शांत शांत। हम लोग शांत नीति में विश्वास करते हैं। और इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त है? तो भाई संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया। पहले से ही हम लोग शांत प्रिय हैं, तो शांत प्रिय हैं तो ये हमारे लिए व्यवस्था भी कर दिया गया कि आप जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करिए, हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। अगला क्या है? राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण, ये नहीं कि किसी का अपमानपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंध को बनाने का प्रयास करिए। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाइए, उसका बढ़ावा करने के लिए विकसित करिए कि भाई आपके बीच न्याय हो, सम्मान हो दोनों आदमी का। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ शोषण कर लिया जाए और उसे अपमान तरीके से जो है उसको लाके शामिल कर दिया जाए। तो यहाँ क्या कहता है कि हमारा क्या कर्तव्य होगा? राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ाने का हम प्रयास करें। अगला कौन सा है? राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रों के आपसी संबंध, राष्ट्रों के आपसी संबंध है, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में संबंध, या हम इसको व्यवहार भी कह सकते हैं। राष्ट्रों के आपसी संबंध या आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय मामला, सब अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ होते हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय नियम और संधियों को, जो संधि है, अंतरराष्ट्रीय नियम है या अंतरराष्ट्रीय संधि है, इनके प्रति आदर का भाव बढ़ाए। ऐसा नहीं कि हम नहीं मानेंगे, ये हमारे खिलाफ है। तो वो क्या कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो नियम है उसको भी मानना पड़ेगा आपको, जो संधियां हैं उसके प्रति भी आपको आदर भाव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं मानेंगे। ये हमारा क्या है? राष्ट्रों के आपसी संबंध या आपसी व्यवहार के प्रति जो है अंतरराष्ट्रीय नियम और संधियों के प्रति हम लोग आदर की भावना विकसित करेंगे। और अगर अंतरराष्ट्रीय झगड़ा है, अंतरराष्ट्रीय मामला है, तो उसको हम मध्यस्थता के जरिए उसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं है कि हम किसी को मानेंगे ही नहीं, मध्यस्थता के जरिए हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय झगड़े को, जैसे दो राष्ट्रों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को हम समाप्त करने के लिए, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए हम मध्यस्थता का सहारा लेंगे और उस मध्यस्थता को हम स्वीकार भी करेंगे यथा संभव। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती कि नहीं, आप भारत का, जैसे मान लीजिए मामला भारत का आ जाए तो आप कहिए कि नहीं एक टुकड़ा आप छोड़ दीजिए, इतनी जमीन छोड़ दीजिए और आप मान जाइए। ऐसा नहीं, यथा संभव, जहां तक संभव हो तो मध्यस्थता के जरिए झगड़े को निपटाने का प्रयास करेंगे। अब इसमें एक चीज पे प्रश्न पूछता है कभी कभी कि ये जो मूल अधिकार है, जो भाग 3 में था और ये भाग 4 में जो डीपीएसपी है, इसमें अंतर क्या है? व्यवस्था दोनों के लिए किया गया है, संविधान में ही व्यवस्था किया गया, संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसकी व्यवस्था किया, तो आखिर अंतर क्या क्या है? तो आप अब पूरे क्लास को आप लोगों ने देख लिया, तो आप स्वतः बताइए क्या क्या अंतर है। चलिए हम एक तरफ लिखते हैं मूल अधिकार, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला आप बताइए, तो सबसे पहला क्या हो गया? ये भाग 3 में वर्णित है, ये भाग 4 में वर्णित है। आप स्वतः बनाइए अंतर क्या क्या है। आपने अध्ययन किया है, आपने पढ़ा है, तो आप स्वतः बताइए कि इसमें क्या क्या अंतर है। ये नहीं कि किताब में है, नहीं ये नहीं, आप अपने दिमाग से बताइए कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं इसमें। इसमें क्या है? दूसरा क्या है कि ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और ये अनुच्छेद
36 से अनुच्छेद 51 तक में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 51 तक में वर्णन है। अगला क्या अंतर हो सकता है, तो ये तीसरा क्या है, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में उपबंधित किया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अगला है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये अपरिवर्तनीय है, नीति नहीं दे सकता तो अपरिवर्तनीय है। अगला क्या है इसमें, बिल्कुल मूल अधिकार ये लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब यहां से मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। आपको याद होगा कि इसे रोका भी जा सकता है। भाई मूल अधिकार को केवल अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार मिले हैं उसे छोड़ के आपातकाल में इसको रोका भी जा सकता है। भाई इसको रोका भी जा सकता है, लेकिन ये रोका नहीं जा सकता। यही सब कुछ प्रमुख अंतर हैं। जब पेपर में पूछेगा तो आप स्वतः अपने विवेक से जो है ये निर्णय करिएगा क्या क्या अंतर है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो आप स्वतः समझ लेंगे कि हाँ ये वाला अंतर हो सकता है। बस केवल आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत हो तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारी क्लास दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, एजुकेशन 101 को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें। और आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आप अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें।